So after estimating coefficient, like we did in this example, if for example you have x and y two variables और आपने उसका correlation coefficient find कर लिया और आपने देखा कि वो आंसर आया 0.804, तो ये strong correlation indicate कर रहा है, strong relationship x and y वेरिएबल्स। और स्ट्रॉन्ग से मुराद ये एक पॉजिटिव भी है, यानी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी टेंड टू इंक्रीज। तो इट हैज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव correlation, strong positive linear relationship between study hours and marks obtained by the students. अब चूंकि ये value of R is based on a sample of observations, sample है मेरे पास 3 or 3, 6 and 7, so it is based on a sample of observation. जब कोरिलेशन स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको हम रो से लिखते हैं और उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टिमेट है जो हम फाइंड करते हैं हम उसको आर से लिखते हैं। तो अभी जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर वो सैंपल एस्टिमेट है, इसलिए हमने स्मॉल आर से लिखा हुआ है उसको, बट हम इसको टेस्ट करेंगे क्योंकि ये सैंपल डाटा के ऊपर बेस कर रहा है, तो वी वांट टू टेस्ट इट whether the same kind of pattern exists in the population or। जब इसको टेस्ट करते हैं तो इसको दो तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। सपोज कि हम इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं whether the correlation coefficient is significant or not, ठीक है। हमने ये टेस्ट करना है कि हम हमारा ये है ये correlation coefficient significant नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ है या नहीं है तो इसका मतलब है मेरे पास जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो होगा रो इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमेशा पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर इसकी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। तो पॉपुलेशन है जो कि अननोन है, इसको हमने एस्टिमेट किया हुआ है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, तो इसका फिर हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा दैट रो इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर तो H1 जो है उसको हम एंड पर रिटेन करते हैं, यानी H0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं X और Y में वाकई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने लिखा है रो नॉट इक्वल टू 0। रो 0 का मतलब ये है कि कोरिलेशन 0 है और कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा X और Y के अंदर। तो इस तरह करके हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर तो मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ तो उसको फिर कैसे प्रोसीड करना है, एंड इट इज अ टू टेल टेस्ट। ये इसमें टू टेल और वन टेल वो सारा जो पैटर्न है वो सेम ही है, जैसे कि पहले आपने पढ़ा टेस्टिंग के दौरान या बीटा नॉट की टेस्टिंग में या इवन बीटा 2 की टेस्टिंग में। तो अगर ये साइन इक्वल और नॉट इक्वल टू का साइन चल रहा है, इट मीन्स के जी वो टू टेल टेस्ट है। और सिमिलरली हम यहाँ पर दो और हाइपोथेसिस जो कि इधर बन सकते हैं। अगर आप जी, तो बात हो रही थी टू टेल टेस्ट की कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशन को मैं कह रहा था कि अगर आप 0 टेस्ट करें ये, तो सपोज हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि रो 0 है या नहीं 0। मैं बता रहा था कि दिस इज अ टू टेल टेस्ट और ये टू सेम पैटर्न के ऊपर चलता है जैसे कि पहले हम करते रहे। और सपोज अगर मैं कभी ये टेस्ट करना चाहूँ कि जी वेदर द कोरिलेशन इन द पॉपुलेशन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब है कि मैं ग्रेटर देन 0 टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ग्रेटर देन 0, एनीथिंग ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इसका ऑल्टरनेट फिर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। जी मैंने दो सिनेरियो लिख दिए आपके सामने कि सेम वे रो इज लेस देन 0, मतलब अगर नेगेटिव है उसको टेस्ट करना है तो उसका मतलब है कि इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नल हाइपोथेसिस। तो ये सारे नल हाइपोथेसिस पहली लाइन में, दूसरी लाइन में सारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने लिख दिए। तो डिफरेंट केसेस हैं, जैसे कि बीटा 1 के केस के अंदर थे, जैसे बीटा 1 हमने टेस्ट किया, ये टू टेल टेस्ट है and this is right tail test and the last one is left। और ये टू टेल राइट टेल लेफ्ट टेल ये साइन से चलते हैं, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर
इक्वल नॉट इक्वल टू का पेयर चल रहा है तो मीन टू टेल टेस्ट है, और अगर ये ग्रेटर का साइन आ रहा है हमारे पास ऑल्टरनेट में तो राइट टेल टेस्ट है, और अगर आपके ऑल्टरनेट में लेस का साइन आ रहा है तो इट इज लेफ्ट टेल टेस्ट। और हम यहाँ पे यूज करेंगे वो टी टेस्ट ही है, और टी टेस्ट का पैटर्न भी सेम ही है। हम इन तीनों के लिए वी विल यूज दिस फॉर्मूला टी इज इक्वल टू आर माइनस रो डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर। तो अगर आप नोट करें तो जहां पर वो B1 था और बीटा 1 था उसी तर्ज पे मैंने है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर इज इक्वल टू, ये सारी चीजें मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये यहाँ भी अवेलेबल है। देखिए अगर आप ये स्लाइड्स थोड़ा आगे जाते हैं तो लोग ये फार्मूला स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों केसेस मैंने यहाँ ऊपर भी लिखे हुए हैं, केस केस 2 केस 3, ये तीन डिफरेंट टेस्ट है। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगा दूँ तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है 1 माइनस आर स्केयर ओवर एन माइनस 2 अंडर रूट। अब आर स्केयर जो स्मॉल आर स्केयर है वो तो अभी आपने जैसे निकाला हुआ है क्वेश्चन में 1 पॉइंट समथिंग करके ऊपर, ठीक है। ये देखिए अगर आपने इस क्वेश्चन में ये निकाला हुआ है 1 पॉइंट सॉरी 0.804, तो आर तो यहीं से आ जाएगा, हम इसका स्केयर कर लेंगे। तो एन कितना है, एन 7 है। अगर उसी क्वेश्चन की बात करें तो एन 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट हो जाएगा दो चीज़ों से, उसकी वैल्यू को फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी वैल्यू निकल आएगी। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। तो अगर मैं इधर वही टेस्ट करता हूँ अभी देख रहे थे तो मेरे पास N7 है, अगर मैं उसी को परस्यू करता हूँ आगे देखिएगा ज़रा, नेचुरल सी बात है मैं टू टेल टेस्ट ही करने जा रहा हूँ। स्टेप 1 ये है उसका, स्टेप 2 जो है मैं अल्फा लिख देता हूँ उसको, जैसे कि आप पहले सारे स्टेप करते रहे। ये अब मेरे पास कुछ डाटा मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन जो आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में की है, दैट 7 एंड आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट इसमें था हमारे पास ये एंड आर इज इक्वल टू 0.804 0.80। अब ये दो डाटा वैल्यूज अगर आपके पास हैं और आपने अब टेस्ट करना है तो अभी मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला भी उधर आपने देखा तो स्टैंडर्ड एरर पहले निकाल लें। जब स्टैंडर्ड एरर निकाल लेंगे तो फिर टी की वैल्यू भी कंप्यूट हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर एन माइनस 2, और ये ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू ये 1 माइनस आर स्क्वायर का मतलब है कि आर आर आपके पास 0.804 है, इसका स्क्वायर 1 में से माइनस किया डिवाइडेड बाय 7 और फिर जो आंसर आएगा उसका हम अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ जाएगा, और ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप ट्राई करें उसको ज़रा। मैं इसको इधर कर देता हूँ आपको, इट इज़ 1 माइनस 0.804 उसी क्वेश्चन जो कि शुरू किया था ये, एंड दिस डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन हो जाती है। अगर मैं इसको 4 डिजिट तक राउंड कर लूँ तो इट इज़ 0.2, और अगर मैं इसको 2 डिजिट तक 0.27, 3 डिजिट तक 0.266 कैलकुलेट करके 266 ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू को आई विल पुट इट इन द फार्मूला ऑफ टी। तो टी का फार्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ, टी इज इक्वल टू, अब इसमें आर भी निकला पड़ा है 0.8 और माइनस रो, मतलब मैं रो को 0 टेस्ट कर रहा हूँ, अगेन द वैल्यू फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर अभी निकल चुका है 0.266। तो क्योंकि 0 ही माइनस हो रहा है सो टी के लिए प्रैक्टिकली हम 0.804 को डिवाइड ही कर रहे हैं 266 पर। सो 0.804 डिवाइडेड बाय
0.266, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर 3.02। चलिए 2 डिजिट तक मैं लेता हूँ। t इज इक्वल टू 3। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t। अब इसमें ये मेरे पास थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप हो गया है, क्योंकि तीसरे स्टेप में मेरे पास फार्मूला होता है और चौथे स्टेप में मेरे पास कैलकुलेशंस होती है। तो कुछ मैंने कैलकुलेशन यहाँ कर ली हैं और उसके बाद मेरा टी की वैल्यू हो गई तो मिल गई है कैलकुलेट की। अच्छा, सिंस इट्स अ टू टेल टेस्ट, तो टू टेल टेस्ट में क्या होता है कि वे प्रोजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मैं ये पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आई विल चेक द नल हाइपोथेसिस, ये पांचवा स्टेप है, मैं बस ये रूल लिख रहा हूँ। आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ, और कैसे हम करते थे, अगर मैं उसका ग्राफ दोबारा से यहाँ पे स्केच ग्राफ ऑफ इट, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ये, तो अल्फा मैंने 5% रखा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों टेल्स पर अल्फा को बराबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और दोनों टेल्स को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि दरमियान में हमारे पास 0.95 उसका एरिया बच जाएगा, और इस टेल पर 0.025, क्योंकि 0.05 किया, and similarly on the left tail again 0.025। अब हमें चूंकि टेबल देखना है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए। सिंस अब मैं इसको शेडेड एरिया, अब शेडेड एरिया जो है इनका एरिया शेड, दिस इज अ रिजेक्शन रीजन, मतलब इधर हमारा एच नॉट रिजेक्ट होगा, और जो शेडेड एरिया नहीं है वहां पर हमारा एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा। तो अब ये दो वैल्यूज मुझे चाहिए यहाँ पर, दिस वन, और ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं, दिस साइड द वैल्यू इज नेगेटिव और दिस साइड द वैल्यू इज पॉजिटिव, और एन हमारे पास 7 है, डिग्री फ्रीडम हमारे पास n-2 हो जाएगी, और हम टी टेबल पर पहुंच जाते हैं। ये देखें, तो क्योंकि हम टू टेल टेस्ट कर माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ है, दिस इज द कॉलम, और n-2 जब हमने किया 7-2, तो दिस इज द रो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये वैल्यू मेरे पास बच गई 2.571। तो हम 2.571 को ला के यहाँ पर मैंने प्लेस किया 2.5, एक साइड मैंने नेगेटिव वैल्यू, सेम वैल्यू ऑन द अदर साइड इज पॉजिटिव 2.571। अब मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करूंगा अगर मेरे पास जो कैलकुलेट की गई वैल्यू मैंने कर ली है, अगर वो वैल्यू इस कट पॉइंट से, यानी यहाँ से अगर वो वैल्यू ग्रेटर होती है, इधर से लेस होती है, दोनों सूरतों में क्या होगा, रिजेक्ट होगा। क्योंकि मेरे पास जो डिसीजन रूल है उसके अंदर जो मेरा शेडेड एरिया है, रिजेक्शन रीजन ऑफ एच नॉट, वो इन दो कट पॉइंट पे बेस करता है। तो फिर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ कुछ, रिजेक्ट एच नॉट इफ द वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन, अब मैं सीधा ये वैल्यू लिखने लगा हूँ, लेस देन -2.1, और t इज ग्रेटर देन 2 पॉइंट, अब पॉजिटिव वैल्यू है 2.571। तो क्योंकि मैंने अभी टी वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज 3.02, और 3.02 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2.571। तो इससे अगर वो वैल्यू बढ़ गई है तो इट मींस वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो हमारे पास 6 स्टेप है कंक्लूजन का, उसमें हम करते हैं कि हम बताते हैं कि रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। सो हम यहाँ पे पूरा लिख भी सकते हैं कि एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू बोल रहे हैं। ये जो वैल्यूज है ना, दो ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, दे आर द, सो एज द टी वैल्यू, एज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, और हमारा क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में वो शर्त पूरी हो रही है फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट ग्रेटर देन critical value, therefore we will reject h naught। ठीक है, तो therefore we will reject h naught।
जब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि एच नॉट में हमने लिखा क्या था कि रो इक्वल 0, तो इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। जब इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सिग्निफिकेंट। सो वी कंक्लूड दैट द रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं, या आप इसको कोरिलेशन भी लिख दें, आप क्योंकि कोरिलेशन की ही बात कर रहे हैं और कोरिलेशन टेस्ट हमने किया। सो कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट, और यही हमें सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सिग्निफिकेंट एट 5%, क्योंकि आपका टेस्ट 5% पर वैलिड है। आप यू हैव यूज्ड एन अल्फा इज इक्वल टू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये प्रोसीजर कि अगर हमने रो को टेस्ट करना है। अब इसमें 2 टेल टेस्ट भी हो सकते हैं, इसमें 1 टेल टेस्ट भी हो सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा केयरफुली ये स्लाइड किया है, तो मैंने अभी यानी आपके लेक्चर वाली स्लाइड दिस वन, तो इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, केस 1 एंड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज केस 2। सो केस 1 में क्या था कि हमने जो भी उसको जो भी टेस्ट बनाया, उसका 2 टेल 1 टेल, हमारे पास हमेशा 0 टेस्ट हो रहा था केस 1। और केस 2 में हमारे पास तब आता है जब हम 0 टेस्ट नहीं कर रहे और 0 के अलावा कोई और वैल्यू हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू टेस्ट whether the correlation coefficient, इसी एग्जांपल में रहते हैं, whether the correlation coefficient is equal to 0.5, 0 के बराबर नहीं, मैंने टेस्ट करना है कि क्या पॉपुलेशन के अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो 0.5 है सपोज, और 0.5 के अलावा कोई भी वैल्यू, दैट मे बी 0.6 0.7, वो वैल्यू है जो आप ये कह लें कि जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव। तो अगर ये मेरे पास हाइपोथेसिस है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा 0.5 नॉट इक्वल टू। अच्छा, सिमिलरली इसमें भी, इस केस में मेरे पास लेफ्ट टेल भी हो सकते हैं, राइट टेल भी हो सकते हैं। मे बी मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ रो इज ग्रेटर देन दिस और रो इज लेस देन दिस सपोज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दिस 0.5 में भी यानी कांस्टेंट मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ये नेगेटिव भी हो सकता है 0.5, क्योंकि कोरिलेशन का जो हमारे पास रेंज है वो -1 से +1 है। सो अब अगर यहाँ पर 0 नहीं है, इसके अलावा कोई वैल्यू आ गई है, तो इस सेंस में हम यहाँ पर जो टेस्ट यूज करते हैं वो जी टेस्ट होता है, नॉट टी टेस्ट। ये कोरिलेशन में आपने याद रखना है। Whenever we want to test the correlation coefficient equals to 0, like in this example, we will use t-test, and whenever we want to test correlation coefficient equals to some other value, जो कि 0 नहीं है, some other value, then we will use z-test। और z-test में अब देखें, एक तो स्टेप ये पहला हो गया कि हमारे पास ये एज इट इज हमने हाइपोथेसिस लिख दिया और उसके बाद हमने अल्फा उसको ले लिया, अल्फा भी इसमें भी 0.5 जैसे कि पहले चलता आ रहा है। एंड थर्ड स्टेप इज फार्मूला, और मैंने अभी बताया आपको फार्मूला में टी टेस्ट नहीं होगा, इट इज जी टेस्ट। तो इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। ये अगर ये स्लाइड आप देख रहे हैं तो तक आपकी स्क्रीन पर दिस इज अ फार्मूला, और फार्मूला में क्या है हमारे पास जी इक्वल्स, क्योंकि ये जी टेस्ट है, अब इसका मतलब टी नहीं निकालेंगे तो हम जी निकालेंगे, जी इक्वल्स दिस। अब इसमें भी हमारे पास 3 डिफरेंट चीज़ें आ गई, जी ऑफ एफ, और यहाँ पर F स्टैंड्स फॉर फिशर ट्रांसफॉर्मेशन। फिशर ट्रांसफॉर्मेशन विल डू इट, आई विल सी इन अ मिनट कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जी एफ माइनस म्यू ऑफ जी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ जी एफ, यानी जो यहाँ पे चीज़ है उसी का स्टैंडर्ड एरर आ गया, और ये म्यू ऑफ जी। अब हमें ना तो ये पता है कि जी ऑफ एफ क्या है, क्योंकि हमारे पास तो एक्चुअली कोरिलेशन है, तो हमारे पास तो आर है, या हमारे पास रो है कि रो हमने जो रखा हुआ है यानी 0.5 टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 2 नंबर है। ये आर हमने निकाला हुआ है जैसे 0.804, और ये रो जो है ये हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके नल हाइपोथेसिस हमारे पास 0.5 है, और n7 है हमारे पास, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन से यानी ये 3 जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी, इसको यूज करते हुए हम जी एफ म्यू जी
और स्टैंडर्ड एरर ऑफ ZF, ये तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इनको कैलकुलेट करने के लिए ये डिफरेंट थोड़े फार्मूलाज हैं जो मैंने इस साइड पे लिखे हैं। ZF इज इक्वल टू दिस। अब इसमें एक चीज़ तो जो देखने वाली ये है कि यहाँ पर नेचुरल लॉग यूज़ किया हुआ मैंने। ये नेचुरल लॉग से मुराद है कि जो आपके कैलकुलेटर में बटन होगा दैट इज नेचुरल लॉग। एक होता है आपके पास LOG, समटाइम आप देखते हैं कैलकुलेटर में। अच्छा, ये जो लॉग होता है LOG इस दिस इज बेस 10, ये बेस 10 का लॉग होता है। LN इसकी बेस E यानी एक्सपोनेंशियल इसकी बेस होती है। सो इन दिस फॉर्मूला वी विल यूज द लॉग LN नॉट LOG। तो ये पॉइंट था जो मैं यहाँ पे रीहाइड्रेट कर रहा था। तो उसके बाद अगर आप इस फॉर्मूला में देखें, इट इज 1/2 LN ऑफ, यानी लॉग किसका लेना है आपने, 1 प्लस आर और 1 माइनस आर। फिर यही चीज रिपीट हो रही, जस्ट आर की जगह आ गया, तो वो बन रहा है म्यू ऑफ जी। तो म्यू ऑफ जी का फॉर्मूला ये है, यानी ये इन्फॉर्मेशन आप पुट करें थ्री फॉर्मूलाज में। यू कैलकुलेट ZF, म्यू ऑफ जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ZF, एंड देन पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी, तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसके। ये फॉर्मूला था, जी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ZF माइनस म्यू ऑफ जी ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ ZF। और इसमें हमने ZF और म्यू ऑफ जी और जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ जी है ZF, तो वो हमने कैलकुलेट करना था लैदा से, और फिर वो वैल्यूज हमने अंदर जाकर उसके प्लेस कर ली। बस जी, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ जी। इन तीनों के फार्मूलाज मैंने आपको भी स्लाइड में दिखाए थे कि these were the formulas, ZF, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ZF एंड म्यू ऑफ जी। अच्छा, अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर, अगर हम वैल्यू को पुट करके हम इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास जो आंसर आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। ZF का आंसर, अगर मैं इसको 2 डिजिट तक राउंड कर लूँ, ये, तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, 1.11 और 0.55 एंड 0.5 स्टैंडर्ड एरर का, और उसके बाद आता है 1.12। तो ZF इज इक्वल टू 1.11, इसका आंसर ही आता है 1.11, और म्यू ऑफ जी का आंसर आ रहा है 0.55। ये 2 डिजिट तक मैं अगर राउंड कर लूँ, और ये आंसर आ रहा है 0.50। और जब मैं इन तीनों को उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड एज 1.12। तो ये वो अब कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो मैंने सर्कल में बंद की है, जिसकी बेस पर हम आगे डिसीजन करेंगे। ये इन अ सेंस हो गया है। और जी, तो ये आपके पास इसका स्टेप हो गया, स्टेप 4 कैलकुलेशंस का। अच्छा, नाउ यू हैव द कैलकुलेटर एंड दैट इज इक्वल टू 1.12। और अब आपको टेबल वैल्यू चाहिए है, जिसकी तरह आपने टी टेबल देखा, तो सिमिलरली देयर इज अ जी टेबल, और जी टेबल से हम वैल्यू देख लेते हैं एंड देन फाइनली वी मेक डिसीजन अबाउट द नल हाइपोथेसिस। सो वी विल रिजेक्ट। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये रिजेक्शन रीजन जो होते हैं और नल हाइपोथेसिस के, ये बिल्कुल सिमिलर जैसे हमारे पास टी में चलते हैं वैसे ही चलते हैं। जी टेबल के अंदर कोई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। टी टेबल हमने देखे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी टेबल में मैं आपको वैसे यहाँ पे 2 वैल्यू बताता हूँ, वैसे मैं उसका शॉर्टकट टेबल आपको दे ही दूंगा वैल्यू देखने का। तो अगर 5% है और 2 टेल टेस्ट है तो जी टेबल की वैल्यू है 1.96। तो अभी जो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, तो रिजेक्ट एच नॉट इफ, अब इसमें बिल्कुल, क्योंकि 2 टेल अगर टेस्ट की बात कर रहे हैं आप, तो सिमिलरली जैसे टी टेबल की थी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई ग्राफ, in a similar way it is a graph of distribution, and 2 टेल टेस्ट है तो दोनों टेल पर 0.05 और सेंटर में 0.95, एंड यहाँ पर हमें नहीं चाहिए है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो वी विल डायरेक्टली सी द वैल्यू ऑफ टेबल वैल्यू फ्रॉम द जी टेबल।
ये जो है प्रोबेबिलिटी 0.025 है, ये सारा ग्राफ बिल्कुल टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही बनेगा इसका 0.025, क्योंकि अल्फा 5% है तो सेम ही रहेगा। अच्छा, दिस वैल्यू इज -1.96 इफ इट इज अ टू टेल टेस्ट, और ये वैल्यू है +1.96। अच्छा, जी टेबल में आपने सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज योर, ऐसे करके मैं आपको टी टेबल जी टेबल बना देता हूँ, और उसके बाद आपने देखना है कि इज इट अ टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। तो टू टेल और फिर जो है वो वन टेल। वन टेल का मतलब है लेफ्ट और राइट, और अल्फा यहाँ पर आपका था 0.5। मैं 0.5 के लिए वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी मैं आपको टेबल, ये 0.05 अल्फा है आपका ये, और इसमें टू टेल की वैल्यू है 1.96, और इसमें वन टेल की वैल्यू है 1.645 की है। तो हमने ये वैल्यूज यहाँ से टेबल से उठाई, और क्योंकि टू टेल टेस्ट है तो वी पिक दिस वैल्यू 96, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस के साथ भी आ गई और पॉजिटिव के साथ भी आ गई। अच्छा, अगेन जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है वो ये बता रहा है कि अगर आपकी ये जी कैलकुलेटेड वैल्यू ये वाली, ये बिल्कुल टू टेल टेस्ट है तो सेम पीछे वाले सेम चलेगा। वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एज नॉट इफ द जी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है, इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.6 और इफ इट इज लेस देन -1.96, ये सीन है। तो क्योंकि ये वैल्यू 1.12 ग्रेटर नहीं है 1.96 से, so we are unable to reject the null hypothesis. Since this value, this z calculated value is not greater than the critical value. ये critical value 1.96, so therefore we are unable to reject the null hypothesis. ठीक है, ये आपने इसका conclusion part लिखा। Since the calculated value of z, calculated value of z is greater than, अगर ग्रेटर होती तो हम रिजेक्ट करते, इज नॉट ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, therefore we are unable to reject the null hypothesis. At 5%, ये जरूर लिखना है हमने, क्योंकि इसी की बेस पर तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं। अगर हम ये चेंज करेंगे तो क्रिटिकल वैल्यू चेंज होगी और दैट माइट चेंज योर डिसीजन। So to reject the null hypothesis at 5% level of significance. ये तो हो गया इसका कंक्लूजन डिसीजन। अब इसका कंक्लूजन क्या बनता है, क्योंकि हम अनेबल हो रहे हैं रिजेक्ट करने को नल हाइपोथेसिस को, तो हम कहेंगे ठीक है, पॉपुलेशन जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है रो वो 0.5 है, हम कह सकते हैं कि वो 0.5 कह सकते हैं कि पॉपुलेशन में रिलेशनशिप एक्स और वाई का दैट इज समथिंग लाइक 0.5। वो 0.5 अगर वो हम इसको रिजेक्ट करते तो हम कहते नहीं 0.5 नहीं है, that is some other value than 0.5, but here we are unable to reject null hypothesis। तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू समझेंगे, जो कि हमारे पास नल हाइपोथेसिस में लिखी है एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इस स्टेटमेंट, तो इसको हम ट्रू समझेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ये, तो लेट मी ओपन ये सर, तो ये रहा, यहाँ पर एक एग्जांपल की हुई है आपके पास, आप इसको रीडू कर लेंगे, मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है कुछ।
0.16। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 28 पेयर्स फ्रॉम अ बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.7। दैट कि जी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि जी क्योंकि आपको डाटा नहीं दिया हुआ, यानी आपके पास एक्स और वाई कहता बाइवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन थी और उसमें आपके पास एन जो है वो 28 था और वहां से कुछ कैलकुलेशंस कहता हो गई हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल आया दैट इज 0.7। सो आर इज 0.7। सो सम कैलकुलेशंस हैव बीन गिवन टू यू। अच्छा, उसके बाद कहता है इज दिस वैल्यू कंसिस्टेंट विद द अजम्पशन दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0.5। तो इसका मतलब है कि आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि पॉपुलेशन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है क्या वो 0.5 है। तो अभी जो हमने किया है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये है कि आर की वैल्यू और एन की वैल्यू चेंज हो। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज क्वाइट सिमिलर। यू हैव टू रीडू इट, आप इसको रीडू करें और ये जी की वैल्यू देखें आपकी निकलती है और फिर आप इसको कंपेयर करें प्लस माइनस 1.6। अगर अल्फा 5% लेते हैं और तो फिर आपके पास जो टेबल वैल्यूज आती हैं जी की दे आर माइनस 1.96 और प्लस 1.96, जैसा कि मैंने आपको यहाँ तक आप इसको इस एग्जांपल को यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज द पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन जैसे कि नाम से ही नज़र आ रहा है पार्शियल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और हम पार्शली कोरिलेशन देखेंगे किसी ना किसी वेरिएबल के इफेक्ट को कांस्टेंट रख के, तो बाकी वेरिएबल्स के अंदर क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। अगर हम इस तरह की स्टडी को करना चाहेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्शियल कोरिलेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मे बी बाय अदर वेरिएबल, कहते हैं कि दो वेरिएबल का रिलेशनशिप उसको तीसरा वेरिएबल अफेक्ट कर सकता है। तो आपको जो कोरिलेशन नजर आ रही होती है दो वेरिएबल्स में, दैट माइट बी द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल, जो कि उस सिचुएशन में रोल प्ले कर रहा है किसी दो वेरिएबल की कोरिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या उसको वीक करने के लिए। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लास्ट, अगर आप यहाँ स्लाइड की देखें, यू माइट वांट टू सी इफ देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन कैलोरिक इनटेक एंड ब्लड प्रेशर। कहता है कि जितनी कैलोरीज बंदा इनटेक करता है उसका और ब्लड प्रेशर का आप देखना चाह रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है, वाइल कंट्रोलिंग फॉर वेट। वेट एक ऐसा वेरिएबल है, वेट एक ऐसा वेरिएबल है जो अफेक्ट करता है कैलोरिक इनटेक और ब्लड प्रेशर की रिलेशनशिप को। तो अगर हमारे पास कैलोरिक इनटेक, ब्लड प्रेशर और वेट का भी डाटा है तो हम इस तरह की कोरिलेशन की बात कर सकते हैं कि कैलोरिक इनटेक और ब्लड प्रेशर की हम कोरिलेशन निकालें और वेट के इफेक्ट को कंट्रोल करें उसके अंदर, या हम वेट की और इनटेक की कोरिलेशन निकालें और ब्लड प्रेशर के इफेक्ट को अंदर उसके कांस्टेंट रखें या उसको कंट्रोल करें। सिमिलरली we can also find the correlation between weight and blood pressure keeping the caloric intake constant, या उसको हम कंट्रोल रखें, ठीक है। अच्छा, similar example is written here. Well, someone is interested to find the relationship between monthly income and education level. बट यहाँ पर एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को, यानी वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं मंथली इनकम को x1 कह दूं और एजुकेशन लेवल को x2 कह दूं, तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2। बट यहाँ पर एक x3 एक ऐसा वेरिएबल है मेरे ख्याल में, एक्सपीरियंस, जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी जो मंथली इनकम और एजुकेशन लेवल के अंदर जो रिलेशनशिप नजर आ रहा है, दैट मे बी द फैक्ट ऑफ अ थर्ड वेरिएबल एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे x3 कह दूंगा। अब आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि यू वांट टू सी द रियल रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2 बाय कंट्रोलिंग द फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, या x3। तो अगर हम ये चीज की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल कोरिलेशन। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल केस वेरिएबल के लिए डिस्कस करेंगे। सपोज यू हैव डाटा which have three variables: monthly income, education level and experience, and you can call them x1, x2 and x3, and you may be interested into finding the relationship between
x1 एंड x2, लाइक अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिख लूँ x1 x2 एंड x3, लाइक आपके पास यहाँ पर 3 वेरिएबल होंगे, अब 2 नहीं होंगे, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू x1 एंड x2 बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ x3, ये भी आप पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये पहली पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन 1 2, तो आप लिखेंगे R12 क्योंकि आप फाइंड करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2। अच्छा, फिर आप लगाएंगे यहाँ पर एक डॉट, और डॉट के बाद आप वो वेरिएबल लिखेंगे जिसका इफेक्ट आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। दिस इज जस्ट अ नोटेशन, सो R12.3 इज योर नोटेशन। और इस नोटेशन कैसे हम इसको रीड करते हैं, इट इज अ रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 कीपिंग द इफेक्ट ऑफ x3 कांस्टेंट। सो दिस इज द वे दैट वी विल रीड इट, और ये इसका फार्मूला है। R12.3 इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन, R12, अब ये R12 क्या है इसके भी बात करते हैं, R1 माइनस R13 इंटू R23, यानी आप पहले R13 और R23 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे उसको R12 में से, और डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ R13 स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूला की थोड़ी फॉर्मुलेशन पे थोड़ा गौर करें तो यू विल फाइंड दैट कि जो यहाँ पे दो वेरिएबल आते हैं फॉर्मूला के ये वाले, उन्हीं का स्क्वायर होके 1 में से माइनस होके नीचे वो आ रहे हैं दोनों, ठीक है। और ये वाला जो वेरिएबल है R12, अगर आप गौर, ये यहाँ पर जो 12 है वही यहाँ पर चला आता है R12, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फार्मूला की फॉर्मुलेशन कि आपने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीकों से भी आगे जाके फार्मूला को लिखना है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा कि उसके दूसरी दो सिचुएशंस जो हैं वो क्या बनती हैं। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उभरता है कि हम कैसे इसको फाइंड करेंगे R12.3 को। तो उसके लिए आपके पास जो डाटा होगा x1 x2 x3, उससे आप ये सिंपल कोरिलेशन निकाल लेंगे। अब सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स का आपको पता है कैसे, आज लास्ट लेक्चर में बल्कि आपने निकाला था, आज हमने इसको टेस्ट किया है। तो उसका फार्मूला अगर आपके पास, आपने फार्मूला देखा था उसको, अगर आपके पास x था और y था, तो आपने इसका फार्मूला देखा था कि R इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय, और था जी सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ वाई स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट। ठीक हो गया। अच्छा, ये सीन है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 3 वेरिएबल है, और हमारे पास सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 3 हो गए हैं, R12 R13 R23 की बात कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इस फार्मूला को इस तरह करके हम इसको लिखेंगे। देखिए जरा, ये देखिए R12, इसका मतलब है x1 और x2 की कोरिलेशन की बात हो रही है, तो मैं उसको उसी फार्मूला को रिप्लेस कर लूंगा, x1 इंटू x2 divided by sum of x1 square and sum of x square. Remember the small x1 small x2 are the deviation of variables, right? यानी अगर मेरे पास यहाँ पर x1 x2 और x3 का डाटा है, तो जैसे आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कुछ कैलकुलेशंस की थी कि आपने इनकी डेविएशंस बना ली थी, कैलकुलेशन जहाँ पे करके आगे इसके स्मॉल एक्स के, तो वी कैन कैलकुलेट दिस a simple correlation coefficient for x1 and x2. Similarly, R13 and similar to R23, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। So correlation between 1 13 and 2 3, ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके बाद जब सिंपल कोरिलेशन मेरे पास आ जाती हैं या गिवन होती हैं, मैंने अभी कहा कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इट मे बी गिवन टू यू, राइट। सिंपल कोरिलेशन 3 वेरिएबल्स की ये हैं, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द पार्शियल कोरिलेशन। ओके,
तो ये मैंने सिंपल कोरिलेशन अगर आपको दी हुई है एंड देन यू पुट दीज सिंपल कोरिलेशंस इनटू दिस फार्मूला, जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये देखें सारी इसके अंदर सिंपल कोरिलेशन है एंड देन यू सॉल्व इट टू फाइंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट R1 2.3 इस तरह, ये ठीक है। अब सिमिलरली जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर तीन वेरिएबल हैं x1 और x2 का आप निकालना चाह रहे हैं और x3 को कंट्रोल करना चाह रहे हैं इफेक्ट को, तो इस तरह की दो कोरिलेशंस और हो सकती हैं अगर मेरे पास ये तीन ही वेरिएबल है x1 x2 और x3 and we may be interested to find the relationship x1 and x3 controlling for x2 या relationship between x2 and x3 controlling for x1। तो ये भी फार्मूलाज जिस तरह ऊपर फार्मूला लिखे हैं उन्हीं की यानी कि उसी सिमेट्री के तहत ये फार्मूलाज हैं। और सिमिलरली मेरे पास तीन पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होंगे वेरिएबल्स, तो उसके तीन ही सिंपल पार्शियल होंगे, तो तीन ही हमारे पास जो है पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होंगे। अच्छा, अगली चीज जो है वो ये है कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है इसके आंसर क्या होंगे। तो अगेन द आंसर ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉल्स बिटवीन माइनस, अब पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मैं ऐसे लिखूँ ना 1 2.3, यानी दो वेरिएबल की और तीसरा उसमें जो है वो उसके इफेक्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं सपोज, तो ये इट मे बी ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड इट मे बी लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1, जो -1 टू +1, तो वही रेंज है इसकी जो कि सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज। एग्जैक्टली दैट इज द रेंज फॉर द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इंटरप्रिटेशन भी वैसे चलती है, अगर वो तरफ ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिवली स्ट्रांग, और अगर पॉजिटिव की तरफ ज्यादा वैल्यू जा रही है दैट इज पॉजिटिवली स्ट्रांग रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन 1 2 कंट्रोलिंग फॉर x3, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये इसका ये सीन। अच्छा, उसके बाद नाउ आई विल जस्ट डिस्कस द डिफरेंस। अब जैसे आपने एक पार्शियल निकाले हैं तीन अभी डाटा से, तो इनकी टेस्टिंग में और सिंपल कोरिलेशन की टेस्टिंग में फर्क क्या था, तो मैं सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस करूंगा। अदर थिंग्स आर सेम, एक फर्क है उसमें, बस वो मैं बताऊंगा, बाकी चीजें सेम है। तो ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और पार्शियल कोरिलेशन केस 1 और केस 2 बिल्कुल सेम है। जैसे आप पहले चलते हैं, स्टेशन का फर्क है। अब वहां पर आप सिर्फ रो यूज करते थे, ये इतना, क्योंकि दो ही वेरिएबल थे तो अंडरस्टूड था कि ये रो जो है ये एक्स और वाई के दरमियान ही कोरिलेशन है, या अंडरस्टूड था कि ये x1 और x2 के दरमियान ही कोरिलेशन है, तो लिखने की जरूरत नहीं थी। नाउ वी हैव टू राइट इट इन द सबस्क्रिप्ट कि वो कोरिलेशन है कौन सी और किस वेरिएबल कंट्रोल किया हुआ है। तो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, और अफेक्ट किसको किया है हमने, कंट्रोल x3 को कंट्रोल, ठीक है। और अगर हमने इसको टेस्ट करना है सपोज, तो ये बिल्कुल वही स्लाइड जो पहले वाली थी वही स्लाइड आपके सामने आ गई है। मैं यहाँ पर डिफरेंस वाली जगह पर निशान लगा देता हूँ। एक तो मैंने बता दिया नोटेशन का डिफरेंस है, बाकी इसके भी तीन सिनेरियो बनते हैं, टू टेल, लेफ्ट टेल, राइट टेल, और उसके बाद आते हैं हम फार्मूला में, तो टी टेस्ट ही यूज करेंगे, उधर भी टी ही किया था। जब हम इसको जीरो के अगेंस्ट टेस्ट करेंगे तो हम टी टेस्ट ही, और टी टेस्ट में भी देखिए नोटेशन का फर्क है। मैं फार्मूला यहाँ पर पुराना लिखता हूँ, आप उसे मैच करिएगा। द ओल्ड फार्मूला विच यू डिड टुडे इज r माइनस रो एंड डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ r, तो इतना फार्मूला। अब जहाँ पे r आएगा और रो आएगा वहां पे नोटेशन साथ चली जाएगी कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो रही है, क्या ये 1 2.3 की बात हो रही है या 1 3.2 की बात हो रही है। तो जो भी नोटेशन होगी वो हम यहाँ पे पुट करने के साथ, नोटेशन विल जस्ट टेल यू कि कौन सा पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट हो रहा है, बाकी आंसर आपने निकाले। और स्टैंडर्ड एरर भी उसी का आएगा, तो स्टैंडर्ड एरर में बाकी सारी चीजें सेम है। द डिफरेंस इज जस्ट, वहां पर डिवाइजर में था n-2, अब यहाँ पे आ गया n-q-2, और q को मैंने साथ बताया भी है, q इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स केप्ट कांस्टेंट। केप्ट कांस्टेंट का मतलब है ऐसे वेरिएबल जिनका अफेक्ट आप यानी हम ये कह लें कि जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब q यहाँ पर क्या है, जो आपने सिनेरियो पढ़ा हुआ है तीन वेरिएबल वाला, आपके पास अगर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 2.3 3
तो आपके पास यहाँ पर Q जो है वो 1 है, क्योंकि आपने डॉट के बाद वेरिएबल 1 लिखा है, आप एक ही वेरिएबल का फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, कोरिलेशन 2 की देख रहे हैं। तो आपने जो 3 कोएफिशिएंट पढ़े हैं पार्शियल, उन तीनों के अंदर याद रखें कि जो Q है वो 1 ही रहेगा, तो ये हमेशा आपका 1 ही रहेगा जो आपकी सिचुएशन है। कब 2 या 3 होगा ये वो आप पढ़ नहीं रहे केसेस। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कभी कि आप 1 और 2 वेरिएबल की कोरिलेशन निकाल रहे हैं और डॉट के बाद आपने 3-4 वेरिएबल और हैं जिनको पार्शियल किया हुआ है, जिनके इफेक्ट को कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर इस तरह के कोरिलेशन कोएफिशिएंट कभी आगे, although we have not included in this course, तो अगर कभी बात होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ ही हो जाएगा हमारे पास। लेकिन व्हाट यू आर बेसिकली कवरिंग, वो जो आप कोर्स कवर कर रहे हैं उसमें Q इक्वल टू 1 ही होगा और बाकी सारी प्रोसीजर देखें सेम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ है ना -2 हो जाएगी और टी टेस्ट ही यूज करेंगे इसके लिए और बाकी प्रोसीजर सारा सेम। एंड सिमिलरली व्हेन यू गो टू टेस्ट इन द सेकंड केस, उसमें भी देखें ये फार्मूला सेम है, जी एफ जो आज परफॉर्म किया, म्यू ऑफ जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ जी एफ, ऑल आर सेम। द डिफरेंस इज जस्ट द नोटेशन, कि पहली बात तो नोटेशन आ जाएगी, दूसरी बात n माइनस 3 था, n माइनस क्यू माइनस 3 है और q ऑलवेज 1, सो ये n माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर दिस केस, और ऊपर वाले केस में हमारे पास n माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि पहले n माइनस 2 था। तो q इज इक्वल टू 1 फॉर पार्शियल कोरिलेशन of two variables keeping the effect of other variable, जो कि अदर जो तीसरा वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो कि आपके करने की है कि आपने इस एग्जांपल में देखें कुछ चीज़ें गिवन है आपको, लेकिन आपके पास डाटा गिवन है बेसिकली। अब आपने इसको इस डाटा से वेरीफाई करने हैं ये आंसर, पहले ये आंसर निकल रहे हैं आपके पास, R12 का आ रहा है, ये R13 का आ रहा है और R23 का आ रहा है और आपके पास N6 है। जब ये आंसर निकल आएंगे तो उसके बाद तो यूज करते हुए मैंने कहा कि आप पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट तीनों निकालें, दिस वन एंड दिस वन। तो जब ये निकलेंगे तो देन यू विल टेस्ट दिस वन, और इसको आप टेस्ट करेंगे जी टेस्ट लगा, 2.7 टेस्ट करना है तो जी टेस्ट लगा के इसको टेस्ट करेंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल है जो स्लाइड पर है, जो आपने करनी है। और आज हम इधर ही यानी यहाँ तक हम इसको कवर करते हैं आज का कोर्स। तो जी टेस्ट